नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जो है मैथ में जैसा कि टाइम टेबल जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आज सांख्यिकी पढ़ेंगे। सांख्यिकी में केंद्रीय प्रवृत्ति की माप और विक्षेपण की माप हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, आइए हम लोग केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के विषय में पढ़ेंगे। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जरा देखा जाए सांख्यिकी में। देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंतर्गत आपको पढ़ना है समांतर माप। आपको समांतर माप, माध्यिकार, बहुलक, ठीक है, इन सब के विषय में आपको पढ़ना है। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे समांतर माप। तो देखा जाए केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप और इसमें पढ़ना है समांतर माप। ठीक है, समांतर माप। तो समांतर माध्य क्या होता है इसके विषय में जरा हम लोग जान लें, बहुत डिटेल से नहीं। समांतर माध्य पदों के योगफल और पदों की संख्या का अनुपात होता है। जितने भी पद होते हैं उनको जोड़कर पदों की संख्या से भाग देते हैं, समांतर माध्य निकल जाता है। या हम कहें औसत, तो वो औसत ही है। ठीक है, तो जैसे 3 रूपों में आंकड़ा लिखा जाता है। पहला रूप है व्यक्तिगत रूप, यानी अगर x1, x2, x3 डॉट डॉट टाइम्स 1 xn के रूप में लिखा हो तो समांतर माध्य m बराबर हो जाता है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट टाइम्स 1 xn अपान n। ठीक है, ये समांतर माध्य होता है। लेकिन यही अगर सारणिक के रूप में लिखा है तो सारणिक में 2 रूप होता है। एक होता है अवर्गीकृत सारणिक और एक होता है वर्गीकृत सारणिक। अवर्गीकृत सारणिक में ऐसे होता है, पद लिखा होगा और लिखा होगा बारंबारता। क्या लिखा होगा? बारंबारता। पद में लिखा है x1, x2, x3 डॉट डॉट टाइम्स 1 xn और बारंबारता में f1, f2, f3 डॉट डॉट टाइम्स 1 fn। ये बारंबारता लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि f इंटू x, तो हम यहाँ निकालते हैं f1 इंटू x1, f2 इंटू x2, f3 इंटू x3, इनका गुणा करके इसमें लिखते हैं। ठीक है, fn इंटू xn और इसको जोड़ देंगे तो सिग्मा fx होता है और इसको जोड़ेंगे तो सिग्मा f। जो ये बारंबारताओं का योगफल होता है यही पदों की संख्या होता है। यही क्या होता है? पदों की संख्या। यहाँ पर पदों की संख्या को कैपिटल N से डिनोट करें तो समांतर माध्य क्या होता है? पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो यहाँ पर हो जाएगा m बराबर हो जाएगा ये सिग्मा fx अपान सिग्मा f। ठीक है, तो ये होता है समांतर माध्य। अच्छा, दूसरा रूप ये होता है कि अगर वर्गीकृत सारणिक के रूप में लिखा हो। किस रूप में लिखा हो? वर्गीकृत। तो जब वर्गीकृत सारणिक के रूप में लिखा होगा तब जरा यहाँ पर देखिए, वर्गीकृत सारणिक के रूप में अगर लिखा है उस कंडीशन में लिखा होगा वर्ग अंतराल। ठीक है, तो वर्ग अंतराल में लिखा होगा 0 से 10, ऐसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, और बारंबारता लिखा होगा। तो हम क्या करते हैं कि जब ये वर्ग अंतराल लिखा हो यहाँ बारंबारता लिखा होगा और बारंबारता में मान लिया जाए कि 9, 8, 7, 5 जो भी लिखा हो, 6 जो लिख दिया हो। ठीक है, तो इस तरह अगर वर्ग अंतराल है तो वर्ग अंतराल के बाद माध्यमान निकाला जाता है। क्या निकालते हैं? माध्यमान। अब देखिए माध्यमान जो होता है यही x होता है। ये माध्यमान ही क्या होता है? x। माध्यमान कैसे निकालेंगे? तो जैसे 0 प्लस 10 बटा 2, तो 0 प्लस 10 बटा 2 तो ये हो जाएगा कितना? 5। ये 10 प्लस 20 बटा 2, 10 प्लस 20 बटा 2, इसको अपर और लोअर जोड़कर आधा कर दें तो ये आ जाएगा ये 15। इन दोनों को जोड़कर आधा करें 20 प्लस 30 बटा 2, ये हो जाएगा कितना? 25। 30 प्लस 40 बटा 2 ये हो जाएगा कितना? 35। 40 प्लस 50 बटा 2 ये कितना हो जाएगा? 45।
तो इस तरह ये x हो जाता है, x1 x2 x3, और f तो ये है ही f1 f2 f3 f4, तो यहाँ पर गुणा करते हैं, 9 का गुणा हो जाएगा यानी f इंटू x। तो यहाँ पर होगा क्या, 9 का गुणा 5 में 9 5 45, 8 का गुणा 15 में 15 8 120, 7 का गुणा 25 में 25 7 175, ठीक है। और फिर 5 का गुणा 35 में, तो ये जगह 25 5 3 15 2 17, और 6 का गुणा 45 में 6 5 30, और 6 चौके 24, और 3 27। तो इस तरह ये fx, अब यहाँ पर हम जोड़ देते हैं क्या, सिग्मा fx जोड़ दें, 5 5 10 5 15 को 5, अब ये 5 4 1 5 5 2 7 7 7 14 14 7 21 21 7 28 2 3 4 5 और 2 7 785, इसको जोड़ देंगे तो ये सिग्मा f होता है। इसको अगर हम जोड़ दें तो 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17, 17 7 24, 24 और 5 29, 29 और 6 35। अब समांतर माध्य जो हो जाएगा वो सिग्मा fx अपान सिग्मा f। इसका मतलब ये है कि 785 बटा ये 35। तो इस तरह आप जो है निकाल लेंगे समांतर माध्य। तो ये 3 रूप होते हैं, या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा, इसी में से कोई एक समांतर माध्य के लिए पूछा जाता है। अगर व्यक्तिगत रूप में इस रूप में लिखा है तो एग्जाम्पल के रूप में ये वर्गीकृत सारणी के लिए दिया गया। अब अगर हम व्यक्तिगत रूप के लिए एक एग्जाम्पल दें तो ऐसे पूछेगा कि 3 7 8 10 11 13 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो आप तुरंत क्या करेंगे कि समांतर माध्य निकालने के लिए सबको जोड़ देंगे, 3 + 7 + 8 + 10 + 11 + 13, और कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से आप क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो जब 6 से आप डिवाइड करेंगे, जोड़ लीजिए, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 3 1 4 4 और 8 12 12 और 7 19 19 3 22 को 2, और 2 1 3 3 1 4 4 1 5, ये हो गया 52 बटा 6। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो यही हो जाएगा क्या, समांतर माध्य। तो इस तरह ये रूप जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, व्यक्तिगत रूप कहलाता है। कौन सा रूप होता है, व्यक्तिगत रूप। तो ये व्यक्तिगत रूप आंकड़ा है जो यहाँ पर है, इसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत रूप आंकड़ा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि अवर्गीकृत सारणिक होता है, इस रूप में होता है। वर्गीकृत के लिए देख लिया, व्यक्तिगत रूप के लिए देख लिया। अब अगर अवर्गीकृत सारणिक होता तो समांतर माध्य, ठीक है। तो समांतर माध्य के लिए जरा देखा जाए, अवर्गीकृत होता जैसे अगर आपसे पूछ देता ये पद और देता बारंबारता, ठीक है, पद में लिख देता क्या, 2 3 4 5 6 7 8, और बारंबारता में लिख देता क्या, ये 9 11 8 9 7 9 5, और कहा जाए इसका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, पहला काम करेंगे कि इसको लिखेंगे, ऐसे सारणिक बनाएंगे पद, ठीक है। पद में यानी x, यहाँ 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है, ऐसे आपने पद बना लिया। अब यहाँ पर लिखेंगे बारंबारता, ठीक है, और बारंबारता में बनाएंगे f में जो लिखा गया है 5 9 7 9 8 11 और 9। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, x हो गया f हो गया, तो f इंटू x। अब यहाँ 2 का गुणा 5 में 2 5 10, 3 का गुणा 9 में 3 9 27, 4 का गुणा 7 में 28, 5 का गुणा 9 में 45, 6 का गुणा 8 में 48, 7 का गुणा 11 में 77, 8 का गुणा 9 में 72। अब अगर हम जोड़ दें यहाँ पर तो ये सिग्मा fx आएगा। क्या आएगा, सिग्मा fx। तो सिग्मा fx जोड़ते हैं, 7 8 15 5 20 8 28 7 35 2 37, और 3 1 4 2 6 2 8 4 12 4 16 16 और 7 23 23 और 7 30, तो ये हो गया 307। इसको हम जोड़ दें तो ये सिग्मा f हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 5 और 9 14, 14 7 21, 21 और 9 30, 30 8 38, 38 1 40, 10 50, क्यों 38, और 1 39, 39 और 1 49, 49 और 9 58। तो अब अगर हमें समांतर माध्य निकालना है
तो हमें तो पता है कि सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ होता है। तो यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स कितना है 307 है, 307 है, और सिग्मा एफ कितना है तो 58 है। भाग देकर पॉइंट के 2 स्थान तक या 1 स्थान तक निकाल लेंगे, निकल जाएगा। जरा जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए। समांतर माध्य था ये, इस तरह समांतर माध्य ज्ञात किया जाता है। क्लियर है। अब हम आते हैं समांतर माध्य के अतिरिक्त माध्यिका। ठीक है, तो माध्यिका क्या होता है कि मध्य में लिखा हुआ जो पद होता है वही माध्यिका कहलाता है। मध्य का लिखा हुआ पद माध्यिका कहलाता है। ठीक है, जैसे सपोज दैट अगर कोई भी हम आंकड़ा लिखते हैं तो 3 ही रूप में लिख पाएंगे। तो हम व्यक्तिगत रूप में अगर आंकड़ा लिखते हैं और बढ़ते हुए क्रम में लिखें, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हो, या फिर घटते हुए क्रम डिक्रीजिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हो, तो जो मिड पॉइंट में जो पद होगा, टर्म होगा, उसी टर्म को हम कहते हैं मीडियन। क्या कहते हैं? मीडियन, माध्यिका बोलते हैं। ठीक है, और इसे ME से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित करते हैं? ME से। अब सवाल ये है कि मीडियन जो है, मध्य में जो पद है, उसमें जब पदों की संख्या विषम हो जाए, पदों की संख्या जैसे 5 है तो विषम है ना, तो 5 पद हैं, तो मध्य में जो एक पद होगा उसके दोनों तरफ 2-2 पद होंगे, तो मध्य पद हो जाएगा। अगर 7 होगा तो मध्य में जो एक पद होगा दोनों तरफ 3-3 पद होंगे, तो मध्य में एक ही पद होगा। लेकिन अगर ऐसा होता कि वह सम होता, पदों की संख्या क्या होता है? सम। जब पदों की संख्या सम हो जाए तो उस कंडीशन में आप देखेंगे तो मध्य में 2 पद आएगा, एक पद नहीं। जैसे मान लेते हैं 4 पद है, तो 4 पद में मध्य पद कौन है ये पता ही नहीं। अगर हम दूसरा पद लेंगे तो एक तरफ 1 पद होगा और एक तरफ 2 पद होगा। ठीक है, दूसरा पद लेंगे तब। क्लियर। और अगर हम 6 पद लेते हैं तो 6 पद में अगर हम दूसरा पद लेते हैं या तीसरा पद लेते हैं तो एक तरफ 2 पद होगा, तो एक तरफ 3 पद होगा, तो मध्य में तो आएगा नहीं, तो इसलिए मध्य में 2 पद आएंगे। और मध्य का जो 2 पद होता है दोनों को जोड़कर आधा कर देते हैं तो माध्यिका निकलता है। यानी जब पदों की संख्या 2 प्रकार से माध्यिका ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है? पहला नंबर कि जब पदों की संख्या विषम हो तो लिखेंगे पदों की संख्या विषम हो, 8 नंबर। तो विषम होने पर माध्यिका जो होगा वो मध्य का पद होता है, तो उस समय n+1/2 पद होगा। जितना भी n होगा उसका आधा, एक जोड़कर आधा कर दें और उसी पद का जो मान होगा वही पद माध्यिका कहलाता है। ठीक है। और दूसरा है जब पदों की संख्या जो है, पदों की संख्या अगर सम हो, पदों की संख्या क्या हो? सम। तो पदों की संख्या सम हो जाए तो इस कंडीशन में जो माध्यिका ME होगा वो n/2 पद और प्लस n/2 + 1वां पद, ये दोनों पद जो है जोड़कर और आधा कर देंगे। मध्य में 2 पद आएगा, दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे तो निकल जाता है क्या? माध्यिका। ठीक है, तो ये यहाँ पर माध्यिका होगा। अब जरा इस पर एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला एक बात ये ध्यान रहे क्या कि ये जो पद लिखे जाते हैं ये या तो आरोही क्रम में होंगे या तो अवरोही क्रम में, यानी या तो बढ़ते हुए क्रम में या तो घटते हुए क्रम में। कोई एक क्रम बनाएंगे तभी माध्यिका निकल पाएगा। अब ये नहीं कि प्रश्न में जैसे दिया है उसी तरह आप मध्य का पद लिख दीजिएगा, तो गलत भी करके चले आएंगे। बहुत लोग करके चले आते हैं। जरा देखिए, जैसे अगर सपोज दैट लिखता है 5, 8, 2, 4, 6, 9, 10 का माध्यिका ज्ञात कीजिए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। माध्यिका पूछ रहा है यानी ME पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बढ़ते हुए क्रम में। तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटा पद कौन सा है? 2 है। ठीक है, 2। उसके बाद कौन सा है? 4 है, फिर 5 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है। देखिए बढ़ते हुए क्रम में हमने लिख लिया। अब इसमें कई पद हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पद हैं। तो माध्यिका जो ME होगा
वो 7 प्लस 1/2वां पद ऐसे लिखेंगे। तो ये 8/2 यानी चौथा पद। अब हम देखेंगे कि चौथा जो पद है वो पद कौन सा है, 1 2 3 4। चौथा पद का मान कितना है, 6। अब ये नहीं कि आंसर में चौथा पद 4 आ गया, बस अब 4 ऑप्शन में दिया हो, चारों ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन में 4 लिखा हो, अब उसी को चल करके चल दीजिएगा। बहुत लोग करके चल देते हैं, ध्यान रहे आप ना करिएगा अन्यथा गलत होगा। तो चलिए क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये होगा कि इस स्थिति में चौथा पद का मान कितना है, 6 है, तो माध्यिका 6 लिखेंगे। लेकिन अगर ये होता है जरा दूसरा कि 3 7 11 13 8 10 9 6, ठीक है, और इसका माध्यिका ज्ञात कीजिए, का माध्यिका एमई ज्ञात कीजिए। सपोज दैट ये प्रश्न है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे माध्यिका, तो जरा देखें कि माध्यिका एमई ज्ञात करने के लिए सबसे पहले बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो ये देख लें, तो ये बढ़ते हुए क्रम में है या नहीं, 3 7 11 13 8 10 नहीं है, तो हमको लिखना पड़ेगा सबसे छोटा पद 3 है। उसके बाद देखिए इससे बड़ा पद 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 13 है, ठीक है। कई पद होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 पद हुआ। तो माध्यिका निकालने के लिए सम संख्या है ना, पदों की संख्या क्या है, सम। तो 8/2वां पद, ठीक है, और प्लस 8/2 प्लस 1वां पद, यानी जो भी आएगा उससे एक अधिक पद, अब बटे 2। देखिए चौथा पद यहाँ लिखेंगे, चौथा पद, और प्लस 5वां पद, और अपान 2। अब चौथा पद 1 2 3 4, चौथा पद का मान 8 और 5वां पद का मान 9। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 8 प्लस 9/2 यानी 8.5, ठीक है। तो ये हो गया माध्यिका, ये क्या है, माध्यिका है। तो ये बात ध्यान रहे कि माध्यिका ज्ञात करते समय आप जब माध्यिका निकालेंगे तो वो चौथा पद 5वां, अब ये नहीं कि 4 प्लस 5/2 यानी 9/2 4.5 और ऑप्शन में दिया हो 4.5 और करके चल दीजिएगा, तो गलत कर जाएंगे, ठीक है। तो जरा जल्दी से लिख लीजिए माध्यिका, और माध्यिका के लिए दोनों फार्मूला है, और उसके बाद ये पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन, थोड़ा तेजी से लिखिए इसे। हो गया, चलिए अब देखिए, ये तो था जब इस रूप में लिखा हो व्यक्तिगत रूप में तब, ठीक है। लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप में न लिखा हो बल्कि सारणी के रूप में लिखा हो, ठीक है, तो सारणी के रूप में पहला कंडीशन, जब अवर्गीकृत सारणिक लिखा हो, क्या लिखा हो, अवर्गीकृत सारणिक। तो जब अवर्गीकृत सारणिक लिखा हो, अवर्गीकृत सारणिक, ठीक है, तब उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, जरा ध्यान समझिए माध्यिका ज्ञात करते समय। तो जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर पद, और यहाँ पर बारंबार, ठीक है, पद में लिख देते हैं 2 3 4 5 6, और यहाँ पे बारंबारता लिखते हैं कि 3 5 7 3 2। अब माध्यिका ज्ञात करना है, ठीक है। तो माध्यिका ज्ञात करना है, तो अब ये इसका मतलब नहीं है कि मध्य में 1 2 3 4 5 है तो मध्य में 4 है तो आप 4 करके चल दीजिएगा, ये नहीं। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब वो निर्भर करता है इनकी वैल्यू पर। तो चलिए हम इसे कैसे लिखेंगे, तो अगर हम इस रूप में अगर लिख लें तो देखिए जरा कि 2 को कितने बार लिख लें, 2 को 3 बार लिख लें, क्यों, 3 को कई बार लिखें, 5 बार लिखें, तो 1 2 3 4 5 बार लिख दिया। 4 को 7 बार लिखें, 1 2 3 4 5 6 7। 5 को 3 बार लिखें, 1 2 3,
6 को 2 बार लिखें, 1 2। अब कुल कितने पद होंगे गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 सम संख्या है। यानी अगर आप जोड़िए इसको 3 और 5 8 7 15 15 3 18 2 20, ये सिग्मा एफ है। जो ये सिग्मा एफ होता है बार बार बता चुके हैं कि सिग्मा एफ पदों की संख्या होता है। तो अब देखिए ये 20 है, तो जो माध्यिका आएगा वो तो 20/2वां पद और प्लस 20/2 प्लस 1वां पद, यही तो आप लिखेंगे ना। इसका मतलब ये और बटा 2, तो यानी 10वां पद और प्लस 11वां पद और बटा 2। 10वां पद अब चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां पद क्या है 4 है, और 11वां पद भी क्या है 4 है। संजोग है ऐसा कि 4 4 8 8 बटा 2 यानी 4 आ जाएगा, यानी इसका मध्य वाला ही आ गया। लेकिन जरूरी नहीं है, अगर ऊपर 7 हो जाता ये 8 हो जाता तो बदल जाता। ठीक है, तो ये बारंबारता के ऊपर निर्भर करेगा। अब सवाल ये है कि यहाँ पर जैसे 10 और 11/2, तो 10 और 11/2 करेंगे 10.5 आ जाएगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप 10.5 करके चले, ये तो गलत कर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या इस रूप में लिखना संभव है? ये तो छोटा सा आंकड़ा था तो हमने इस रूप में लिख लिया, परंतु अगर ये बहुत बड़ा हो जाता 30 50 70 और ये 30 20, तो इसको तो लिखते रह जाते, 2 को 30 बार लिखते, फिर 3 को 50 बार लिखते, और पता चले कि 3 को 50 बार लिखते समय और 10 बार 12 बार लिखे, उसके बाद भूल गए कई बार लिखे, फिर काउंट करना शुरू किए, तो आप तो लिखते ही रह जाएंगे। तो इसको ऐसे अगर करेंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो कोई ऐसा तकनीकी हो जिसकी वजह से हमें ये पता चल जाए कि कौन सा पद, जैसे यहाँ आया 10वां पद, तो 10वां पद या 11वां पद का मान अगर कोई पूछे, तो कोई तकनीकी अगर हमें पता चल जाता है कि 10वां पद और 11वें पद का मान निकल जाए, तो हम उसके माध्यम से आसानी से निकाल लेते। आखिर ये जो लिख रहे हैं हम सिर्फ एक ही बात के लिए लिख रहे हैं, वो कौन सी बात है कि 10वां पद या 20वां पद या 25वां पद क्या है, कितना है, ये जानकारी हमें नहीं हो पा रहा है इस रूप में लिखा है, तो इसीलिए हम इस रूप में लिख रहे हैं। तो याद रखिएगा, इसी बात की जानकारी के लिए संचयी बारंबारता लिखा जाता है। यही बात की जानकारी के लिए संचयी बारंबारता लिखते हैं। तो जरा देखते हैं संचयी बारंबारता क्या होता है। तो जरा समझिए कि संचयी जो बारंबारता होता है उसको C से डिनोट करते हैं। ठीक है, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये 3 जो है यहाँ लिख देंगे, उसके बाद ये 5 जोड़कर यहाँ लिखेंगे, 3 और 5 8। ठीक है, और 3 को लिखा जाता है ऐसे 1 2 3, 8 है तो 1 2 3 4, और ऐसे काटेंगे तो 5, फिर 6 7 8। अब 8 में 7 जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या 15। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो इस तरह ये लिखा जाता है, याद रखिएगा ये लिखने का ढंग होता है। ठीक है, तो अब हम इसी तरह 15 में 3 जोड़ दें 18, 18 में 2 जोड़ दें 20, यहाँ पर 20 आएगा, अर्थात जो यहाँ आएगा वही यहाँ आएगा। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि यहाँ का हटा देगा मान और कह देगा यहाँ बताइए क्या होगा। तो याद रखिए 15 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 18 आएगा। ठीक है, और अगर यहाँ 18 लिखा है या 15 लिखा है तो यहाँ पर पूछ देगा कि क्या होगा, तो आप ये बताएंगे कि 15 है 18 है, तो कितना जोड़ा गया कि 18 हो गया, तो 3 जोड़ा गया, तो आप यहाँ 3 लिखेंगे। ये भी पूछा जाता है। तो चलिए अब तो ये पता चल गया, तो ध्यान समझिए कैसे हमको पता चलेगा कौन सा पद है। तो देखिए 1 से लेकर 3 तक का पद यहाँ पर है, 1 से लेकर पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद यही है, अर्थात 2 होगा। अगर कोई पूछे कि दूसरे पद का मान क्या होगा, तो ये बता रहा है कि दूसरा पद भी यही है, इसी को कहेंगे, तीसरा पद भी इसी को कहेंगे। अब देखिए 3 के बाद 8 तक कौन कौन, चौथा पद, 5वां पद, 6वां पद, 7वां पद, 8वां, यानी 5 पदों का मान जो है वो 3 है। अगर कोई आपसे पूछे 6वें पद का मान बताइए, तो वो भी इसी में आएगा, 8 में ही आएगा। 3 तक तो यहाँ है और 8 उसके बाद 8 तक यहाँ होगा, यानी 4 5 6 7 8 में से कुछ भी पूछेगा तो आप 3 बताएंगे। लेकिन 8 के बाद 9वां पद, 10वां पद, 11वां पद, 12वां पद, 13 14 15वां पद, 7 पदों का मान 4 होगा। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे 14वां पद का मान बताइए, तो भी आप बताएंगे 4। लेकिन 16वां पद का मान बताइए, तो 16वां पद इसमें नहीं होगा बल्कि 18 वाले में होगा, तो 5 हो जाएगा।
17वां पद भी 5, 18वां पद भी 5, 19वां पद कहाँ होगा 6 होगा, 20वां पद कितना होगा 6 होगा। तो इस तरह हम यहाँ से ज्ञात करेंगे और माध्यिका निकाल लेते हैं। ठीक है, तो माध्यिका आ गया क्या 20/2वां पद और प्लस 20/2 प्लस 1वां पद। तो यहाँ पर हम निकालेंगे क्या बटा 2 यानी 10वां पद और प्लस 11वां पद और बटा 2। 10वां पद का मान है कितना, तो 10वां पद देखिए तो ये इसी में आएगा, 10वां 11वां इसी में, तो यानी 4 + 4/2 अर्थात क्या आ गया 4। तो माध्यिका क्या हो गया 4। क्लियर है। तो इस तरह हम देखेंगे यहाँ पर कि माध्यिका 4 है, इस रूप में लिखा होगा तब। तो लिख लीजिए जरा जल्दी से, जल्दी से लिखिए। हो गया। अब देखिए यदि वर्गीकृत रूप में लिखा गया हो, वर्गीकृत आंकड़ा हो, तो माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे। तो माध्यिका के लिए ME के लिए फार्मूला होता है L1 + n/2 - C/F और यहाँ होता है L2 - L1। जरा लिख लीजिए इस फार्मूले को और लिखिए कि L1 माध्य वर्ग की निम्न सीमा है, माध्य वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, L2 माध्य वर्ग की उच्च सीमा। ठीक है, कैपिटल N पदों की संख्या और F माध्य वर्ग की बारंबारता। ठीक है, और n हो गया C। तो C है माध्य वर्ग से पहले वाले वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता। ठीक है, तो ये लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। हो गया। जैसे अब देखिए यहाँ पर लिखा हो वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता में 8, 9, 11, 7, 13 और यहाँ पर बारंबारता के बाद यहाँ पर संचयी बारंबारता C। तो यहाँ पर लिख दें 8, 9, 17 और 11, 28 और 7, 35 और 3, 48। तो यहाँ पर सिग्मा F, तो सिग्मा F जो है ये 48, यही तो N है। अब चलिए माध्य वर्ग, तो ध्यान से समझिएगा माध्य वर्ग क्या होता है। तो माध्य वर्ग किसे कहेंगे, तो यहीं पर माध्य वर्ग, पहले माध्य वर्ग ज्ञात करेंगे। माध्य वर्ग, तो माध्य वर्ग क्या होता है इसे समझिए। यदि कैपिटल N जो है विषम है, क्या है विषम, तो इस कंडीशन में n + 1/2वां पद जिसमें होगा वही होगा माध्य वर्ग। ठीक है, और अगर n सम है, n क्या है सम है, तो n/2 + 1वां पद जो होगा वही होगा माध्य वर्ग। याद रखिए इसे माध्य वर्ग होगा। तो चलिए यहाँ पर 48 है, तो इसका मतलब माध्य वर्ग हो जाएगा 48/2 + 1वां पद, जिसमें आएगा उसी को हम कहेंगे
माध्य वर्ग। तो 48/2 24 और 1 25, तो 25वां पद जहाँ आएगा वही माध्य वर्ग है 25वां पद। तो 25वां पद को हम घेर देंगे, तो 25वां पद इसमें है, घेर देंगे इस तरह, और ये हो जाएगा L1, ये हो जाएगा L2, ये हो जाएगा F, और इसको छोड़कर ये ऊपर वाला C है, याद रखिएगा माध्य वर्ग से पहले वाला। देखिए C जो लिखा गया है माध्य वर्ग से पहले वाले वर्ग, यानी ये मत कर दीजिएगा, ये अगर करेंगे तो गलत, ये 17 होगा, यानी सब पता हो गया। L1 हो गया 20, L2 हो गया 30, F हो गया 11 और C हो गया 17। तो माध्यिका के फार्मूला जो है इसमें अगर रख दें तो 20 प्लस n/2 48/2 माइनस C 17 अपान F 11 और L2 माइनस L1 30 माइनस 20। तो अब यहाँ सॉल्व कर लेंगे तो 20 प्लस ये तो हो जाएगा 24, 24 माइनस 17, तो यहाँ हो जाएगा 7/11 गुणे 10, और इसी को सॉल्व कर लीजिए तो यही हो गया क्या, माध्यिका। तो इस तरह हम माध्यिका तीनों आंकड़ों का ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है? तो ऐसे ही माध्यिका ज्ञात किया जाता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। 2 बार 3 बार देखिएगा इसको, जब समाप्त कर लेंगे उसके बाद फिर से देखिएगा, और जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे करके आप न्यूमेरिकल लगाइएगा, सॉल्व हो जाएगा यदि आप पहली बार पढ़ रहे होंगे तो। ठीक है, अब हम बहुलक पढ़ेंगे। ये तो माध्यिका है, इसी तरह माध्यिका ज्ञात किया जाता है, बहुलक। तो चलिए जरा बहुलक क्या होता है। जैसे जो भी पद लिखे गए हों, आंकड़ा लिखे गए हों, और उस आंकड़ा में यदि कोई पद सबसे अधिक बार, बहुत ज्यादा बार दिख रहा हो, सबसे अधिक बार लिखा गया हो, ठीक है, सबसे अधिक बार लिखा गया हो, तो उस आंकड़े का बहुलक वही होता है। जैसे मान लीजिए कोई क्लास है और क्लास में 40 विद्यार्थी बैठे हुए हैं, ठीक है, और उस क्लास में जो 40 विद्यार्थी हैं अलग अलग रंग का शर्ट पहने हुए हैं, ठीक है, अलग अलग रंग का शर्ट पहने हुए हैं, लेकिन जो सबसे अधिक रंग का शर्ट दिख रहा है वो है रेड। क्या है? रेड। रेड वाले जो है सबसे अधिक हैं, यानी हर कलर के तो बैठे ही हैं, परंतु रेड कलर का उसमें ज्यादातर लोग पहन कर बैठे हैं। तो आप कहोगे कि उस क्लास का बहुलक क्या है? रेड है, लाल है। क्लियर है? यानी जो सबसे अधिक बार दिखता है उसे ही कहा जाता है उसका बहुलक। जैसे सब इसको MO से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? MO से। सपोज दैट कि अगर मान लेते हैं कोई दे देता है 2, 3, 5, 2, 2, 7, 2, 3, 8, 2, 2, 4, 2, 2, 6, 2, और कहा जाए कि इस आंकड़े का बहुलक बताइए। इसमें सबसे अधिक बार कौन आया है? अंक 2 आया है ना, 2 ही सबसे ज्यादा बार आया है, तो इसका बहुलक आप कहेंगे 2। क्लियर? ऐसे आंकड़ा जिनमें केवल एक ही पद सबसे अधिक बार हो, ध्यान सुनिएगा, कई बार इसको देख लीजिएगा, पीछे जब खत्म हो जाएगा तो फिर से सुन लीजिएगा। ऐसा आंकड़ा जिसका एक ही पद सबसे अधिक बार लिखा गया हो उसे कहा जाता है एकल बहुलकीय आंकड़ा, यानी उस आंकड़े का केवल एक ही बहुलक होगा। परंतु ये आवश्यक नहीं है कि हर जितने भी आंकड़े लिखे जाते हैं उनका केवल एक ही बहुलक हो, ये आवश्यक नहीं है। यदि सपोज दैट कोई आंकड़ा इस प्रकार लिखा गया है जिनका एक पद नहीं बल्कि 2 पद ऐसे हैं जिनका बारंबारता या सबसे अधिक बार दिखते हैं। अगर 2 पद ऐसे हैं जो सबसे अधिक बार दिखते हैं, इसका मतलब यह है कि उस आंकड़े का 2 बहुलक हैं, उसे हम कहते हैं द्वितीयक बहुलकीय आंकड़ा। अगर 3 पदों की बारंबारता समान और सबसे अधिक है, अर्थात 3 पद सबसे अधिक बार दिख रहे हैं, एक पहला भी 20 बार है, दूसरा भी 20 बार है, तीसरा भी 20 बार है, और यही सबसे अधिक है, इससे कम ही सभी हैं, तो इसका मतलब आप ये कहोगे कि इसके 3 बहुलक हैं, एक नहीं 3, और तीनों बताना पड़ता है, इसे तृतीयक बहुलकीय आंकड़ा कहते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कोई भी आंकड़ा एक से अधिक बहुलक वाला भी हो सकता है, यानी जरूरी नहीं कि एक ही बहुलक होगा, लेकिन समांतर माध्यिका वह एक ही हो सकता है। चलिए, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर यह ऐसे लिखा जाता है कि पद और बारंबारता,
तो हम इस समय भी बहुलक बता लेते हैं। तो जैसे अगर ये 2 3 4 5 6 7 ठीक है, और बारंबारता यानी 8 10 8 11 8 7 ऐसे है। इसका अगर बहुलक पूछा जाए तो अब ये मत बता देना आप कि 8 कई बार आया है तो 8, ये 8 नहीं, उस आंकड़े में 8 लिखा ही नहीं है। यानी इसका अर्थ ये है कि 2 कई बार लिखा है, 8 बार लिखा है। 3 कितने बार आया है, 10 बार आया है। 4 कई बार आया है, 8 बार आया है। 5 कई बार आया है, 11 बार आया है। 6 कितने बार आया है, 8 बार आया है। 7 कितने बार आया है, 7 बार आया है। तो सबसे अधिक बार कौन अंक आया है, तो 5 आया है। इसका मतलब ये है कि इस आंकड़े का बहुलक आप क्या बताएंगे, 5। इस आंकड़े का बहुलक क्या बताएंगे, 5। अगर सपोज दैट यहाँ भी ये इसका भी आंकड़ा क्या होता, बारंबारता 11 हो जाता, तो अब आप देखेंगे कि इसके 2 बहुलक हो गए, तो इसको MO1 बताएंगे, तो MO2 बताएंगे कितना, 7। अगर ऑप्शन में 1 दिया है, यानी इसमें दिया है पहला 5, दूसरा दिया है 7, तीसरा दिया है 5 और 7, और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं, तो अब ये मत अपना दिमाग लगाने लगिएगा कि पहले 5 आया है तो 5 कर दीजिएगा, या आपके दिमाग में आ जाएगा 5 से अधिक 7 तो 7 कर दीजिएगा, और इसको छोड़ दिएगा तो गलत करेंगे। याद रखिएगा दोनों ही सत्य है, अर्थात 5 और 7 जिसमें दिया होगा उसी को आप लगाएंगे, केवल एक वाले को नहीं। क्लियर। तो ये था बहुलक। तो समांतर मार्ग, माध्यिका और बहुलक हमने बताया आप सभी लोगों को, ठीक है। अब है हरात्मक माध्य, ठीक है। तो हरात्मक माध्य क्या होता है, इसके विषय में। तो हरात्मक माध्य में जरा एक लाइन लिख लीजिए, हरात्मक माध्य, हार्मोनिकल मीन, ठीक है। तो हार्मोनिकल मीन क्या होता है, तो उसके लिए अच्छा पहले एक और आंकड़ा बचा हुआ है बहुलक के लिए, वर्गीकृत आंकड़ा। तो वर्गीकृत जब आंकड़ा होता है तो उसके लिए बहुलक, जरा ध्यान समझिएगा कि उसके लिए बहुलक का जो फार्मूला होता है MO, तो ये होता है L1 प्लस, यहाँ पे होता है F माइनस F1 अपान 2F माइनस F1 माइनस F2, और यहाँ होता है L2 माइनस L1। ये माध्यिका की तरह फार्मूला बना हुआ है, ठीक है। तो इस ये बहुलक ये कब लगता है, जब वर्गीकृत आंकड़ा होता है। क्या होता है, वर्गीकृत। तो वर्गीकृत आंकड़ा होगा यानी सतत सारणी, सतत। तो सतत अगर सारणी है तो उसमें ये फार्मूला लगता है, जहां पर L1 और L2 क्या है, तो L1 व L2 जो है बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग की निम्न व उच्च सीमा है, ठीक है। निम्न व उच्च सीमा है L1 L2, और F जो है बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग की बारंबारता है। क्या है, बारंबारता, ठीक है। और F1 जो है बहुलक वर्ग से, बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल की बारंबारता है। क्या है, बारंबारता। और F2 बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग से, बहुलक वर्ग के बाद वाले, बाद वाले वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल की बारंबारता है, ठीक है। बारंबारता याद रखिएगा इसे। और बहुलक वर्ग क्या होता है, तो बहुलक जो होता है वो शब्द ही है, जैसा कि अभी हमने बता दिया बहुलक क्या होता है, जो सबसे अधिक बार दिखे। बहुलक अगर हम तोड़ के इस रूप में समझें तो 2 शब्द मिलकर बना है बहुलक, एक इंग्लिश वर्ड है और एक हिंदी वर्ड है। समझने की दृष्टि से बहुलक यानी बहुत प्लस लुक, यानी बहुलक के लिए बहुलक, बहुलक, बहुलक को ऐसे आप समझिए, बहुत और प्लस लुक, ठीक है। बहुत प्लस लुक। अब देखिए लुक का मतलब क्या होता है, दिखना, ठीक है। और बहुत का मतलब होता है ज्यादा, यानी जो सबसे ज्यादा दिखे,
ज्यादा, यानी जो सबसे ज्यादा दिखे, ज्यादा दिखना, अगर कोई भी चीज ज्यादा दिखता है वही बहुलक कहलाता है, बहुत दिखता है वही बहुलक कहलाता है। सीधा सा अर्थ है, आप समझ सकते हो, ठीक है, कभी भूलोगे नहीं। अब यहाँ पर बहुलक वर्ग, तो सबसे अधिक बार जो बारंबारता सबसे अधिक हो वर्ग अंतराल के लिए, जो बारंबारता सबसे अधिक होता है उसे ही कहते हैं बहुलक वर्ग, ठीक है। जैसे सपोज दैट अगर हम लिख दें यहाँ पर वर्ग अंतराल और यहाँ पर बारंबारता, ठीक है, यहाँ पर लिख दें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है। बारंबारता में 9, 10, 13, यहाँ पे लिख दें 14 और यहाँ लिख दें 12, ठीक है। और अब ज्ञात करना है बहुलक, तो देखिए सबसे अधिक बारंबारता कौन है, 14 है ना, तो इसको घेर दीजिए, यही बहुलक वर्ग है, इसे ही हम कहेंगे बहुलक वर्ग। इसको, इसमें ये L1 हो गया और ये L2 हो गया, उच्चतम सीमा को L2, निम्न सीमा को L1, ये F हो गया, और ऊपर वाले को F1 और नीचे वाले को F2 से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब ये सभी मान उस फार्मूला में रख दें, तो MO L1 के जगह पर क्या है 30 है, और प्लस N, ठीक है, F कितना है 14, माइनस F1 कितना है 13, नीचे 2 गुणे 14 माइनस 13 और माइनस नीचे वाला 12, ठीक है। L2 माइनस L1 40 माइनस 30, तो अब इसको सॉल्व कर लें तो 30 प्लस, ठीक है, 30 प्लस 14 में से 13 जाएगा 1 गुणे 10, तो 10 हो जाएगा, 14 दूना के 28, 28 में से 13 और 12 25 जाएगा तो 3। इसका मतलब ये है कि 30 प्लस ये 3.33 कर दें तो 33.33, ठीक है। ये हो जाएगा क्या बहुलक, तो सॉल्व कर लीजिए इसे। जब वर्गीकृत सारणिक होता है या सतत होता है तब बहुलक ज्ञात करना। हो गया, हो गया, चलिए हटा दें। अब कर लेंगे ना। अब देखिए हरात्मक माध्य, तो लिखिए हार्मोनिकल मीन हरात्मक माध्य, बोले लिखिए लिखे हुए आंकड़े के पदों की संख्या, लिखे गए आंकड़े के पदों की संख्या तथा फिर से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। जब समाप्त हो जाएगा क्लास तो इसे बहुत आराम से देखकर और समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, क्योंकि इसमें तो हम तेज चल रहे हैं, नो डाउट इसमें तो, ठीक है, क्योंकि समय से समाप्त करना है। क्या भरोसा आप लोगों का पेपर जो है पहले ही हो जाए। चलिए हरात्मक माध्य, तो हरात्मक माध्य HM हार्मोनिकल मीन में लिख लीजिए। ऊपर लिखिए पदों की संख्या, पदों की संख्या, और पूरे का बटा लिखिए पदों के, यहाँ पर प्रत्येक लिखिएगा, प्रत्येक पदों के व्युत्क्रम का योगफल, ठीक है, ये होता है। पहला यदि ऐसे लिखा x1 x2 x3 डॉट डॉट xn, इसके लिए हार्मोनिकल माध्य HM अगर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, पदों की संख्या n है और नीचे 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 प्लस डॉट डॉट एंड सो ऑन 1/xn, ये होता है हार्मोनिकल माध्य। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर आपसे पूछा जाए 2 3 4 5 6 7 का हार्मोनिकल माध्य ज्ञात कीजिए, तो आप करेंगे क्या कि हार्मोनिकल माध्य निकालने के लिए पद जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 पद है, 6 लिखेंगे,
1/2, 1/3, 1/4, 1/5 और 1/6, 1/7। अब सवाल ये है कि अगर इस तरह आप सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो सॉल्व भी करते रह जाएंगे, बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो आप क्या करिएगा कि तुरंत जो है आप जो है भाग दीजिए पॉइंट के 2 स्थान तक। एक में 2 से भाग देंगे, यही काम आप करिएगा 0.50। एक में 3 से भाग देंगे तो 0.33 और एक में 4 से भाग दीजिए तो 0.25 और एक में 5 से भाग दीजिए 0.20, एक में 6 से भाग दीजिए तो 0.1 और 6 कम 6, 4 40, 6 हो जाएगा, ठीक है। और एक में 7 से भाग दीजिए तो 7 कम 7 0.1, 3 बचा, 7 चौका 28, 0.14 हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए तो 6 अपान, जोड़ते हैं 4 6 10, 10 5 15, 3 18 को 8 और इसको जोड़ दें 2 1 3, 3 2 5, 5 2 7, 3 10, 5 15 यानी 1.58। अब 6 में 1.58 का भाग देकर हार्मोनिकल मीन आप निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो निकल जाएगा, ठीक है, निकल जाएगा ना। चलिए अब ये तो था व्यक्तिगत रूप में लिखा होगा, तब सॉल्व कर लीजिए, जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। हो गया? चलिए हटा दे, बोलिए। अब अगर ये व्यक्तिगत रूप छोड़कर बल्कि अवर्गीकृत रूप में हो, ठीक है, वर्गीकृत या अवर्गीकृत, वर्गीकृत नहीं पूछता है क्योंकि त्रुटि ज्यादा हो जाता है। अवर्गीकृत के लिए तो यहाँ पर लिखा होगा पद और यहाँ पर लिखा होगा बारंबारता। तो पद लिखा है क्या? x1, x2, x3 डॉट डॉट xn। बारंबारता में f1, f2, f3 डॉट डॉट fn, ठीक है। तो इसका जब हारात्मक माध्य आप निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? ये सिग्मा f, तो ऊपर सिग्मा f पदों की संख्या हो जाएगा और नीचे लिखेंगे f1 अपान x1। f1 इसकी बारंबारता है x1 का अपान x1 प्लस f2 अपान x2 प्लस f3 अपान x3 प्लस डॉट डॉट fn अपान xn। ये होता है हरात्मक माध्य निकालने का फार्मूला, ठीक है। जैसे सपोज दैट अगर प्रश्न एग्जाम्पल हम देते हैं एक कि अगर प्रश्न ये होता, पद यहाँ लिखा है और बारंबारता यहाँ लिखा है, ठीक है। पद में लिखा है 2 3 4 5 6 7, ठीक है। बारंबारता में लिखा है 3 4 3 2 3 5। तो अब यहाँ पर हम जोड़ दें सिग्मा एफ। सिग्मा एफ कितना हो गया? 4 3 7 3 10 2 12 3 15 5 20। तो अब हार्मोनिकल मीन अगर निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? 20 बटा, ठीक है। अब यहाँ देखिए F1 ये है, बारंबारता ये है, तो 3/2, 2/3 नहीं, 3/2, बारंबारता ऊपर रहेगा। इसकी बारंबारता 4 है तो प्लस 4/3, इसकी बारंबारता 3 है प्लस 3/4, इसकी बारंबारता 2 है तो 2/5, बारंबारता सबका ऊपर, ये 3 है तो 3/6, इसकी बारंबारता 5 है तो 5/7। वही काम करेंगे यहाँ पर भी, क्या कि 20/3 में 2 से भाग देंगे 1.50, 4 में 3 से 1.33 और 3 में 4 से तो क्या हो जाएगा? 4 7 28, 4 5 20, यहाँ पर 0.40, यहाँ पर 0.50, यहाँ पर तो पॉइंट बढ़ेगा 7 7 49, 1, ठीक है। अब जोड़कर और भाग दे देंगे, ठीक है, निकल जाएगा। तो इस तरह हम निकालते हैं हरात्मक माध्य। क्या निकालेंगे? हरात्मक माध्य, ठीक है। अब बचा है गुणोत्तर माध्य, हटा दें, निकल जाएगा। लिख लीजिए जल्दी से। वर्गीकृत के लिए नहीं पूछा जाता है। अगर वर्गीकृत के लिए पूछा जाएगा तो जो आप देख रहे हो कि माध्य, ये पद लिखा गया है, पद के जगह पर माध्यमान लिखिएगा। और माध्यमान क्या होता है? तो अधिकतम सीमा प्लस न्यूनतम सीमा बटा 2, सभी वर्ग अंतराल का माध्यमान निकाल लेंगे, वही माध्यमान ये हो जाएगा x1 x2 x3, बस और कुछ नहीं लिखने की आवश्यकता है। हो गया? चलिए अब गुणोत्तर माध्य के लिए, ये तो हरात्मक माध्य था, गुणोत्तर माध्य लिख लेते हैं।
ठीक है। तो चलिए गुणोत्तर माध्य जरा समझ लेते हैं। जियोमेट्रिकल मीन, इसी ही ज्यामिति माध्य कहा जाता है। क्या कहते हैं? ज्यामिति माध्य, चाहे गुणोत्तर माध्य कहें या ज्यामिति माध्य कहें, ठीक है, जियोमेट्रिकल मीन कहे, ठीक है। तो गुणोत्तर माध्य क्या होता है? गुणोत्तर माध्य, तो देखिए गुणोत्तर माध्य, तो गुणोत्तर माध्य होता है पदों का गुणनफल, ऐसे लिखा जाता है, पदों का गुणनफल, जितने पद होंगे सभी का पदों का गुणनफल, सभी पदों का गुणनफल और पूरे का बटा 1 अपान पदों की संख्या, पदों की संख्या, ठीक है। अब जैसे सपोज दैट यदि लिखा हो x1 x2 x3 डॉट डॉट टेंस1 xn, तो इसका गुणोत्तर माध्य अगर आपसे पूछा जाए तो आप लिखेंगे x1 इंटू x2 इंटू x3 डॉट डॉट इंटू xn टू द पावर 1 अपान n। अर्थात अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 2 3 4 5 6 का गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो आप लिखेंगे गुणोत्तर माध्य बराबर इसमें 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 टू द पावर 1 2 3 4 5। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1/5। यही हो जाएगा गुणोत्तर माध्य। इसी तरह छोड़ दीजिए, ये ऑप्शन को देखकर आगे का काम करिएगा। आगे अगर ऑप्शन में सॉल्व किया होगा तो सॉल्व कर दीजिएगा। ये होता है गुणोत्तर माध्य। क्लियर है? तो लिख लीजिए गुणोत्तर माध्य। हो गया गुणोत्तर माध्य। अब अगर ये लिखा होता अवर्गीकृत सारणी के रूप में, तब हम क्या करते कि जब ये अवर्गीकृत सारणी के रूप में लिखा हो, अर्थात पद और बारंबारता लिखा हो, ठीक है, पद में x1 x2 x3 डॉट डॉट टेंस1 xn और बारंबारता में f1 f2 f3 डॉट डॉट टेंस1 fn, तो यहाँ सिग्मा f हो जाएगा। तो इसका गुणोत्तर माध्य जब निकालेंगे तो इसका गुणोत्तर माध्य आएगा x1 टू द पावर f1 इंटू x2 टू द पावर f2 इंटू x3 टू द पावर f3 इंटू डॉट डॉट टेंस1 xn टू द पावर fn और पूरे का पावर 1 अपान सिग्मा f, ठीक है। तो लिख लीजिए गुणोत्तर माध्य। याद रहे बारंबारता का पावर होता है सभी पदों पर, ठीक है, लिख लीजिए इसे। यदि कुछ छूट गया हो तो आप पीछे जरूर देख लीजिएगा, 2 बार 3 बार 4 बार करके देखिएगा ताकि एक एक चीज समझ में आ जाए अच्छी तरह से, ठीक है। गुणोत्तर माध्य जैसे यहाँ पर लिखिए पद और बारंबारता, पद में 2 3 4 5 6, बारंबारता में लिख दीजिए कि 7 4 3 6 5, ठीक है। गुणोत्तर माध्य, तो गुणोत्तर माध्य हो जाएगा इसका 2 पर पावर कितना? 7, 7 पे पावर मत 2 लिख दीजिएगा, 2 पर पावर 7। ऑप्शन जो दिए जाएंगे उल्टा सीधा दिया ही जाएगा। 3 पर पावर क्या? 4, 4 पे पावर क्या? 3, 5 पे पावर क्या? 6 और 6 पे पावर क्या? 5 और पूरे पर पावर, तो इसको जोड़ दीजिए, 7 4 11 3 14 14 26 5 25, यानी सिग्मा f कितना है? 25 है। तो यहाँ पर 1 अपान 25 लिखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया गुणोत्तर माध्य, यही सत्य है, लिख लीजिए इसे। हो गया, बोलिए। ये गुणोत्तर माध्य है। अब है भारित माध्य, वेट मीन। तो भारित माध्य क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई कार्यक्रम आप कराते हैं छोटा या बड़ा,
उसमें कुछ लोग खाने के लिए आते हैं, आप खाने का प्रबंध करते हैं, तो अलग अलग सामान जाते हैं तो अलग अलग दाम में अलग अलग मात्रा में खरीदते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर 5 किलो आलू लाएंगे तो 5 किलो नमक को लाएंगे, ऐसा तो है नहीं। तो आप क्या करेंगे कि सब अलग अलग, ऐसा नहीं है कि 5 किलो नमक लाएंगे तो 5 किलो घी भी लगेगा, 5 किलो दाल भी लगेगा, 5 किलो चावल, सब 5 किलो तो लगेगा नहीं, सब अलग अलग होगा और अलग अलग रेट से मिलेगा, अलग अलग रेट से मिलेगा, अलग अलग मात्रा में मिलेगा और उसे इस्तेमाल करना होता है। तो वह जो है जिस भी मात्रा में मिले, जिस भी मात्रा में हमें लेना हो तो अलग अलग दाम से मिलता है, अलग अलग रेट से। तो हम क्या करेंगे, टोटल जितना खर्चा होता है वो सभी खर्च निकाल लें और टोटल जितना हमने सामान खरीदा है उसका वजन कर लें। तो खर्च और सामान का जो मात्रा है उसका अनुपात, कुल खर्च और कुल मात्रा का अनुपात ही भारित माध्य कहलाता है। इससे ये पता चलता है कि वह मिश्रण, अगर मिश्रण मिला दिया जाए उसी अनुपात में तो 1 किलो मिश्रण का दाम कितना है, वही भारित माध्य होता है। ठीक है, तो भारित माध्य जो होता है, अब यहाँ पर अगर हम ये लिखें कि मात्रा, ठीक है, क्या लिखेंगे, मात्रा, और मात्रा लिखें W किलोग्राम में, यहाँ मात्रा लिखें W किलोग्राम में, याद रहे इसको ध्यान देना होता है। तो ये हो जाए W1 W2 W3 डॉट डॉट टेंशन WN, ये वेट है। और यहाँ पर क्या है, रेट यानी दर लिखें, दर है रुपीज पर किलोग्राम, यानी हर 1 किलोग्राम का। तो ये हो जाए R1, ये हो जाए R2, ये हो जाए R3 डॉट डॉट टेंशन RN। एक बात ध्यान रखिएगा कि ये किलोग्राम में हो और ये रुपीज पर किलोग्राम, अगर ये कुंतल में है और ये रुपीज पर किलोग्राम में है तो कुंतल को किसमें बदलना पड़ेगा, किलोग्राम में, और एक कुंतल में कई किलोग्राम, 100, तो 100 से गुणा कर दीजिएगा। अब यहाँ पर अलग अलग सभी का खर्च निकालेंगे तो मात्रा गुणे दर यानी W गुणे R, मात्रा गुणे दर, ठीक है, और ये निकाल लेंगे हम यहाँ पर W1 इंटू R1, W2 इंटू R2, W3 इंटू R3 डॉट डॉट टेंशन WN इंटू RN, और इसी को जोड़ दे तो कुल खर्च निकल जाएगा सिग्मा W इंटू R, और इसको जोड़ देंगे तो सिग्मा W कुल मात्रा आ जाएगा। ठीक है, कुल मात्रा। तो जो भारित माध्य वेट मीन होता है तो हम लिखेंगे सिग्मा W इंटू R अपान सिग्मा W, यही होता है भारित माध्य। अर्थात यहाँ पर जो आएगा उसको पूरा जोड़कर और इसको जोड़कर भाग दे देंगे तो निकल जाएगा भारित माध्य। क्लियर है? तो उम्मीद है कि आज हमने आप सभी लोगों को केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से संबंधित जो जानकारियां दी, जो बातें हमने बताया, आप सभी लोगों को सब एक एक करके समझ में आ गया होगा। और अपने अपने बुकों से न्यूमेरिकल जरूर सांख्यिकी का सॉल्व कर लीजिएगा। हमें पता है कि आप जो है नहीं पढ़ रहे थे, छूटा हुआ है, तो अब कम से कम पढ़ लीजिएगा। एक हमने आप सबके लिए जो है ऊर्जा भरा हुआ वीडियो हमने अपलोड किया है और उसे आप जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों यारों को भी बताइएगा कि वो उसे जरूर देखें। हो सकता है कि उसमें से कुछ बातें आपके दिल को छू जाए, लग जाए कि आप वहीं से पढ़ना शुरू कर दें। और निश्चित रूप से अगर पूरा का पूरा उस वीडियो को आप सुन लेते हैं तो इतनी तो पूरा का पूरा हमें विश्वास है, हमें पूरा का पूरा विश्वास है कि आप पढ़ना शुरू कर देंगे। पढ़ाई के सिवा आप कुछ नहीं करेंगे, सारे दोस्ती यारी सब कुछ भूल जाएंगे, ये पूरा हमें विश्वास है। और इसी उम्मीद से हमने उसको जो है आप सबके लिए बताया है और आपके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने उसमें रखा है और उसे आपको अंदर से, आपके अंदर से खींचकर बाहर निकालने का प्रयास किया है। आप उसे जरूर देखिएगा, अगर नहीं देखे होंगे तो, और देखे हैं तो प्लीज आप उसे अपना जो भी बुक है उसे आप पढ़िए ताकि आप अच्छा से अच्छा रैंक लाइए। ठीक है, यही हमारी आप सबके लिए शुभकामना है। नमस्कार दोस्तों।